नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। समाचार विश्लेषण श्रृंखला का 27 अगस्त 2022 का अंक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वयं को जीतना पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना, यही तो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। हमारा योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए है। हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सेवा परीक्षा में भी हमारा स्वयं से ही तो प्रतिस्पर्धा होती है। हमें रोज़ स्वयं को ही निखारने के लिए तो प्रयास करना है। हमें स्वयं की योग्यता ही तो विकसित करने का प्रयास करना है। किसी दूसरे से हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। हमारा कंपटीशन हमारे अपने आप से है। तो इसीलिए स्वयं को जीतना सर्वश्रेष्ठ विजय कहलाती है। इसीलिए महावीर स्वामी जिनेंद्र कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो अवश्य दें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो परीक्षा देने वाले एस्पिरेंट हैं उनको इसका लाभ हो सके। सामान्य जनजीवन के लिए भी इन खबरों का विश्लेषण लाभकारी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर कल भी बात हमने की थी कि हेमंत की विधानसभा सदस्यता जाना तय, छोड़ना होगा मुख्यमंत्री पद। हेमंत सोरेन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री, वो लाभ के पद में दोषी पाए गए हैं। लाभ के पद सिद्ध हो गया है। निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को सौंप दी है। अब राज्यपाल महोदय उस पर कार्रवाई करने के लिए, अपना आदेश देने के लिए तैयार हैं। तो सदस्यता तो जाना तय है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 191 का क्लॉज 1 सब क्लॉज से कहता है कि कोई भी विधायक यानी राज्य विधानमंडल का सदस्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता। और लाभ के पद में क्या आता है? लाभ के पद का तात्पर्य होता है कि कोई भी शख्स जो सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो, अगर कोई व्यक्ति इस पद पर लाभ उठा रहा है तो वो सदन का सदस्य नहीं रह सकता। यानी अपना जो पद है उसके अलावा वो कहीं से भी सरकारी धन का उपयोग करता है, सरकारी सेवाओं का उपयोग करता है, तो उसको लाभ के पद की श्रेणी में लाया जाता है। हालांकि लाभ के पद के कौन कौन सी चीज़ें लाभ के पद में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी संसद और राज्य विधानमंडल। वो कानून बना करके किन्हीं किन्हीं पदों को लाभ के पद से बाहर कर सकती है और कुछ पदों को लाभ के पद के अंदर रख सकती है। ये पूरी तरह से डिपेंड ऑन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हेमंत सोरेन ने अपने खनन मंत्री रहते हुए जो खनन का आवंटन अपने नाम कर लिया था, उसके कारण से लाभ का पद में आता है। अगर कल के दिन ये ऐसी घटनाएं आवंटन लाभ के पद से बाहर कर देते हैं तो वो आगे भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का आवंटन करता है तो वो लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि लाभ के पद का डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। क्लियर है? तो यहाँ राज्यपाल को के आदेश का इंतज़ार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है। वो चुनाव आयोग को देंगे। चुनाव आयोग जो है विधानसभा अध्यक्ष को देंगे और विधानसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता को निरस्त कर देंगे। वहीं यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी
जिसको हम बोलते हैं पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत अगर कार्रवाई होती है तो 5 साल तक के लिए सदस्यता रद्द हो जाएगी, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री का पद भी हेमंत सोरेन जी का जा सकता है। तो दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति कि जिसमें संविधान में दिए गए 191 के तहत सदस्यता जाना, दूसरा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की गई कार्रवाई जिसमें 5 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग सकता है। तो अब कौन से प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेवड़ियाँ बांटने से दिवालिया हो सकता है राज्य, सुप्रीम कोर्ट, इस पर लगातार कार्रवाई सुनवाई चली रही है। तो एक बीच में मामला आया था कि 2013 का जो सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य का जो मामला था उसको सुनिए, ऐसा आग्रह किया गया था। तो उसके लिए जो 2 न्यायाधीशों की पीठ थी उन्होंने इसकी सुनवाई की थी और वहाँ पर जो राजनीतिक दलों द्वारा रेडियो का बांटा जाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना था। तो उसको दोबारा से सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है और कहा है कि जो मुफ्त में सर्विस सेवाएं दी जाती हैं, जिनको रेवड़ियाँ कहा जा रहा है, वो टैक्स पेयर के पैसे से होती हैं, करदाताओं के पैसों से बांटी जाती हैं। इसके कारण से राज्य जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकता है, दिवालिया भी हो सकता है, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकता है। और कहा है कि इसके लिए 3 सदस्यीय बेंच जो है वो सुनवाई करेगी, क्योंकि हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है, यानी अपने ही निर्णय को पलट सकती है, उस पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन पुनर्विचार के लिए उसको पहले वाली पीठ से बड़ी पीठ बनानी होती है, यानी अगर बेंच 1 सदस्यीय है तो 2 सदस्यीय बनी है उससे ज़्यादा बड़ी, यानी 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय, तब वो फैसले पर सुनवाई की जा सकती है। तो स्पष्ट वहाँ पर कहा गया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जो संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसका हिस्सा हैं और सरकार जो कल्याणकारी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन रेवड़ियाँ बांटने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें पैसों की कमी से राज्य की सरकार बुनियादी सुविधाएं देने में भी सक्षम न हो, यानी बुनियादी सुविधाएं जिसको हम कहते हैं पीने का पानी, जल, स्वच्छता, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि जो करदाताओं का पैसा है उससे जो आप फ्री वीज देते हो, मुफ्त की रेवड़ियाँ देते हो, वो करदाताओं का पैसा है। साथ ही साथ इसका मकसद जो है वो आपकी पर्टिकुलर पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाना होता है और चुनावी जीत की संभावना को बढ़ाना होता है। तो इसीलिए इस पर विचार करना तो बनता है और इसके कुछ प्रारंभिक स्तर पर कुछ बातें तय करने की आवश्यकता है। और इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है, प्रारंभिक जो स्तर है, तो उन्होंने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप कितना हो सकता है इस मामले में, फ्री वीज के मामले में। क्या अदालत द्वारा विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने से किसी उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इस पर विचार पहले कर लेना चाहिए। और इसका राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, इसीलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसको, राजनीतिक दलों को, कि आप फ्री बीज करते रहें। तो इस बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण से ये जो रेवड़ियों के बांटने वाला मामला है वो लगातार चल रहा है हमारे सामने और निश्चित रूप से इस वर्ष इसके कुछ निर्णय निकलने की संभावना है। और अल्टीमेटली जनता ही हमारे यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च है। हम भारत के लोगों ने ही
किसी भी को भी शक्ति दी है, संविधान को भारत के लोगों ने शक्ति दी है। संविधान का जो शक्ति का स्रोत वो खुद हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली जो सरकारें बनती हैं, सत्ता में आती हैं, वो मतदाता के निर्णय से ही आती हैं, उनके द्वारा ही चुनी जाती हैं। तो मतदाताओं के जो निर्णय लेने का जो दायरा है उस पर कहीं से कहीं तक चोट नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फीफा ने AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का निलंबन जो था, सस्पेंशन था, वो ख़त्म कर दिया। हमने उस दिन भी बात की थी कि किस प्रकार से ये सस्पेंशन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चिंता का विषय नहीं है। उस समय न्यूज़पेपर और समाचारों में बहुत ज़्यादा कि संकट के बादल आ गए हैं, अब अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप होना है भारत में वो नहीं हो पाएगा। तो उस समय भी हमने बात की थी कि ऐसा सरकार और जो खेल संगठन है मिल कर के कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, और इतनी बड़ी तैयारी की गई है तो इसको हाथ से नहीं गंवाएंगे। और उसी लिए अभी जैसे ही निर्णय लिया गया कि जो प्रशासकों की समिति जो देख रही थी खेल संघ को, उसको हटाया और कहा गया कि जल्दी से हम अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के चुनाव कराएंगे। तो इस पर पुनर्विचार किया फीफा ने और उसको वापस ले लिया, प्रतिबंधों को वापस ले लिया, निलंबन को वापस ले लिया। अब पुनः वैसे ही चीज़ें चलेगी जैसे चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में CGI बोले लंबित केस बड़ी चुनौती। ये इतिहास बन गया है, पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को सीधे लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुई, सीधा प्रसारण हुआ, और उसमें कहा गया कि जितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर हम बहुत ध्यान नहीं दे पाए, इसके लिए खेद रहेगा। क्योंकि कल NV रमन्ना साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कल आखिरी दिन था। शुक्रवार का दिन उनके कार्यकाल का अंतिम दिन था, और आज से UU ललित हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो उस दिन उन्होंने अपनी भावनाओं का उद्गार किया, और कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने कहा कि मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे कोई बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा जज बनाए, लेकिन हाँ, मैं ये चाह रहा था कि जनता को कैसे जल्दी से जल्दी न्याय उपलब्ध हो। इसीलिए जो रिक्त पद पड़े हुए थे उन रिक्त पदों को भरने का हमने काम किया है। बहुत जल्दी रिक्त पद भरे हैं। और जो सीधा प्रसारण से संबंधित मामला है, तो सीधा प्रसारण 2018 में इसके लिए फैसला सुनाया गया था कि अदालती कार्रवाई जो है वो सीधे जनता के बीच में जाना चाहिए, और वो अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार दिया गया है न्याय प्राप्त करने का, उसके अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ कहा है कि जो मामले लंबित पड़े हुए हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इन सब के आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बाद भी हमको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी हम जो इतने सारे लंबित केस हैं उन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करके निर्णय दे सकते हैं। NV रमन्ना ने 24 अप्रैल 2021 को मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 16 महीने का रहा, और एक अच्छे कार्यकाल के रूप में उनका कार्यकाल देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गम इलाकों में दुश्मन को मात देगा जोरावर नाम का टैंक जो है पूरी तरह से स्वदेश यानी भारत में निर्मित है, स्वदेश में विकसित हुआ है। ये लाइट वेट टैंक है, यानी हल्का टैंक है, जो कहीं पर भी जाने में सक्षम है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम है। हल्का होता है तो इससे वो जल्दी उसको ले जाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो हल्के टैंक बहुत सारे सफलता की संभावनाओं को लेकर के आता है। जोरावर को उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर, सीमांत इलाकों से लेकर द्वीप क्षेत्रों तक अलग अलग इलाकों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें
आधुनिकीकरण से लेकर नए हथियार के रूप में स्वार्म ड्रोन, यानी स्वार्म ड्रोन क्या होता है, जो कई सारे ड्रोनों का एक समूह होता है, एक साथ कई ड्रोन होते हैं और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। तो स्वार्म के साथ साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी शामिल कर रही है इसमें। काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी अगर कोई आपका हमला करता है तो उस पर काउंटर, उसका प्रतिरक्षा प्रतिरोध किया जा सकता है। और रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद, जिसको बोलते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल, वो अगले महीने ये जोरावर टैंक के लिए खरीदने की स्वीकृति दे देगी, जिसको स्वीकृति की आवश्यकता बोलते हैं, AON बोलते हैं, ठीक है ना, उसको दे देगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस पर पहले से ही मंजूरी दे रखी है, लेकिन औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, तो उनको पूरा करके जोरावर टैंक जो है हमारी सेना में शामिल हो जाएगा। और जब पता है हमको 2020 में जो चीनी सेना है, पेंगोंग झील के उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया था, तो भारत ने झील के दक्षिण में 15,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ चोटियां थी, उन पर कब्जा जमा लिया था। इससे चीन की सेना भौचक रह गई कि भाई हम तो अभी सोच ही रहे थे, उन्होंने काम कर दिया। और इस ऑपरेशन के दौरान जो T-72 T-90 टैंक को ऊंचाई पर ले जाने के तैनात किया था, और तब ये महसूस हुआ था कि हल्के टैंक हों तो हमें ले जाना आसान होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में रखने की है। हम इनको कुछ खासियत हैं, इसको तुरंत इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेक इन इंडिया टैंक है जोरावर, इसका वजन लगभग 25 टन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन एकीकरण, एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली के साथ साथ तमाम आधुनिक तकनीक से ये सुसज्जित होगा। वहीं इसमें मिसाइल सिस्टम, मुख्य तोपों सहित अन्य हथियार प्रणाली भी होंगी। ये कठिन भौगोलिक इलाकों में कम से कम समय में ले जाने में सुविधादायक हैं, ज़्यादा सुलभ होंगे क्योंकि ये हल्का है। लाइट वेट टैंक होने के वजह से के बावजूद भी ये दुश्मन पर निशाना साधने में भारी टैंक की क्षमता की तरह कारगर रहेगा। यानी जो भारी टैंक होते हैं वो भी जिस प्रकार से काम करते हैं और ये भी उसी प्रकार से काम करेगा, उससे काम करने की क्षमता में कोई कमी नहीं आने वाली। नौसेना को AK-630 तोप के लिए पहली बार मिला स्वदेशी गोला बारूद। यानी हमको पता है, लगातार इस विषय बात चल रही कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और उसी कड़ी में ये भी जो हथियारों के लिए गोला बारूद जो बनती है, उसके लिए भी भारत अपने देश में ही बना रहा है। और पहली बार AK-63 तोपों के लिए जो नौसेना के पास हैं, पहली बार पूरी तरह से स्वदेश निर्मित जो है गोला बारूद मिल गई है। तो इस प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो CMD हैं सत्यनारायण नोवाल ने नौसेना के वाइस चीफ एडमिरल घुरमाने को गोला बारूद की पहली खेप सौंपी है। यानी जो भारतीय कंपनियां हैं जिनको काम दिया गया है वो इस पर काम कर रही हैं, और निश्चित रूप से जल्दी ही भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। 8 और नदियों के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में सहमति हुई है। अब त्रिपुरा में पेयजल के लिए फेनी नदी से पानी आएगा। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत सारी नदियां हैं, और भारत से बहकर के नदियां बांग्लादेश में जाती हैं, और बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो बाढ़ के कारण से वहां पर जनजीवन को प्रभावित करती हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो भारत में आने वाली हैं, वो कुशियारा नदी के जल की अंतरिम साझेदारी पर अंतिम स्वीकृति देंगे, उनके हस्ताक्षर होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां हैं जो एक दूसरे के देशों में बहती हैं, यानी भारत से ही बांग्लादेश में जाती हैं 54 नदियाँ, ठीक है ना। तो ये संयुक्त नदी आयोग बना था 1972 में। इस संयुक्त नदी आयोग की ये 38वीं बैठक थी। संयुक्त नदी आयोग बना ही इसलिए था क्योंकि भारत से जो नदियाँ जाती हैं वो
किस प्रकार से बांग्लादेश के जनजीवन को प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ इस नदी जल बंटवारे को लेकर के भी कई बार विवाद सामने आते हैं, तो इसलिए संयुक्त नदी आयोग बनाया गया। ठीक है ना। कुशियारा नदी जो है वो पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए सहमति पत्र पर मसौदा का अंतिम रूप दे दिया गया है। और फेनी नदी जो है उसका भी पानी त्रिपुरा के सबरूम शहर में जो है वो आपूर्ति की जाएगी, पीने का पानी वहाँ भेजा जाएगा, इस पर भी सहमति बन गई है। और जिस स्थल से पानी पंप किया जाएगा वहाँ की तकनीकी डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया गया है। वहीं बांग्लादेश में बाढ़ से सालाना जो जनधन की भारी क्षति होती है, बाढ़ से जुड़े आंकड़े और पूर्वी चेतावनी संबंधी सूचना उसे भारत से ही प्राप्त होती है, क्योंकि भारत से ही पानी उधर जा रहा है। ठीक है ना। साथ ही साथ नदियों और उनके जल से जुड़े जो परस्पर हित हैं, इन हितों के मुद्दों से संबंधित विस्तार से इस 38वीं बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच जो नदियां जाती हैं उन नदियों के जल वितरण, इसको नोट कर लीजिए, जल वितरण, नदियों के प्रदूषण पर विशेष ध्यान देना, नदियों के गाद यानी सिल्ट जिसको बोलते हैं उसके प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करना, नदी तटबंध जो किनारे हैं उनके संरक्षण पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो ये 4 विषय आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जल वितरण यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा नदी का प्रदूषण पर विशेष ध्यान देना, यानी जो नदी में प्रदूषण हो रहा है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स। साथ ही साथ नदियों में जो गाद है, सिल्ट इन रिवर्स, उसका प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसके ऊपर संयुक्त अध्ययन करना। और चौथी बात है जो तटबंध है, किनारे हैं, उनके संरक्षण पर ध्यान देना, उनके संरक्षण पर भी चर्चा की गई। ये 4 चीज़ों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। लाखों बच्चे अनाथ लेकिन बच्चा गोद लेने में लगते हैं 3-4 साल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शुक्रवार को कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो कारा है उसके तहत बच्चा लेने के जो प्रतीक्षा अवधि है, यानी जो वेटिंग पीरियड है, वो 3 से 4 साल है। जबकि लाखों बच्चे अनाथ हैं, तो 3 से 4 साल बहुत लंबा समय होता है। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस JB पार्डीवाला की पीठ ने कहा है किसकी याचिका पर, द टेम्पल ऑफ हीलिंग इस नाम का एक NGO है, गैर सरकारी संगठन, इसकी याचिका कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर KM नटराजन से ये बात कही कि लाखों बच्चे जो है अनाथ हैं और गोद लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नटराजन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि बाल विकास मंत्रालय में पीठ ने जो इस सुनवाई कर रही थी उसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि जो बाल विकास मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसमें किसी जिम्मेदार व्यक्ति से NGO के साथ बैठक करने और सुझावों पर गौर करने को कहा जाए, और साथ ही एक रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष अदालत में दाखिल करने का भी निर्देश दिया। और वहीं पर NGO से कहा गया है कि NGO के सचिव है उनको कहा गया है कि अपनी याचिका आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ शेयर करें, और जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसके सरल बनाने के क्या सुझाव हैं वो मंत्रालय के अधिकारियों को दें। जब ये दोनों तरफ से बातचीत होगी, संवाद होगी, तो एक निश्चित निर्णय निकल सकता है। और इसी के साथ उन्होंने अक्टूबर तक के लिए इसकी सुनवाई को स्थगित कर दिया है कि अब अक्टूबर में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स गठित करेंगे भारत और तंजानिया। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है, उसके साथ में भारत, देखो लगातार अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो भारत छोटे छोटे देशों को भी बड़ा बड़ा महत्व देता है। भारत का कहना है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अमहत्वपूर्ण हो, गैर महत्वपूर्ण हो। सभी देशों के पास अपनी क्षमताएं हैं, सभी देश आपके लिए कभी न कभी काम आ सकते हैं। सभी देशों में मानव रहते हैं, उनके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करना, उनको सुविधाएं मिलना, ये सबका राइट है, सबका अधिकार है। और एक देश के रूप में उसकी संप्रभुता के लिए, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी स्वतंत्रता
उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बड़े देश के लिए है। तो ये सब चीज़ें उसके सैद्धांतिक पक्ष है। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रख कर के भारत के सभी छोटे बड़े देशों के साथ संबंध जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और उस पर लगातार प्रयास भी चलता रहता है। साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जनरल असेंबली यानी आम सभा होती है, उसमें भी हर एक देश का बराबर वोटिंग राइट है। तो ये भारत के प्रस्तावों के लिए भी अच्छा विषय है कूटनीतिक रूप से। तो भारत और तंजानिया के जो रक्षा मंत्री हैं, दोनों के रक्षा मंत्रियों ने 5 साल का रक्षा सहयोग के लिए 5 साल का खाका तैयार किया है और उसके लिए टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है कि किस प्रकार से काम होगा अगले 5 साल में, किस प्रकार हम सहयोग कर सकते हैं। रक्षा और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में नए रास्ते तलाशने की बात हुई है। वहीं द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रक्षा औद्योगिक सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। द्विपक्षीय यानी बायलैटरल, क्षेत्रीय यानी रीजनल, और रक्षा औद्योगिक सहयोग यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन कैसे बन सकता है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में जो 18 से 22 अक्टूबर को भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता यानी डेस्को डेफेक्सपो होने जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए तंजानिया को आमंत्रित किया है और कहा है कि भारत और तंजानिया जो है समान सामरिक परिस्थितियां साझा करते हैं, यानी इक्वल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन शेयर करते हैं। वहाँ पर भी वैसे ही परिस्थितियां हैं, वैसे ही समस्या हैं जैसी भारत में। तो समान सामरिक परिस्थितियों को साझा करने वाले दोनों देश हैं। और अफ्रीकी राष्ट्र जो है तंजानिया, वो हिंद महासागर, वो भी पश्चिमी हिंद महासागर का एक प्रमुख खिलाड़ी मानता है। भारत प्रमुख खिलाड़ी यानी मेन प्लेयर है। तंजानिया, केनिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ये सब पश्चिमी हिंद महासागर के देश हैं। और कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावना है। साथ ही साथ भारत और तंजानिया की साझेदारी आने वाले दशकों में और ज़्यादा बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी और द्विपक्षीय संबंध है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो ये बगल में आपके यहाँ पर नक्शा दिया हुआ है तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया के आसपास के देश कौन से हैं, अगर नीचे से बात करें, सबसे दक्षिण में मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के बाद मलावी है, जाम्बिया है, कोंगो है और बुरुंडी है। उसके साथ साथ रवांडा है, युगांडा है और केनिया है। तो जो लेक विक्टोरिया झील जो है, लेक विक्टोरिया, वो भी तंजानिया के उत्तर में है। जो युगांडा, तंजानिया और केनिया के बाउंड्री उसके शेयर करती है, उन देशों में फैली हुई है। ठीक है ना। तो ये हमको देखने की आवश्यकता है। ठीक है। और साथ ही जो इधर का जो समुद्र है, यहाँ का जो दार एस सलाम जो पोर्ट है, बंदरगाह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबको आपको ध्यान में रखना है, देखना है। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल उत्पादन में उठ रहे बड़े कदम। एथेनॉल जो है बायोफ्यूल है, यानी जैव ईंधन है, जो अधिकांशतः गन्ने के जो चीनी बनती है उसका जो बचा हुआ मलबा है, गन्ने से इसका उत्पादन होता है। नहीं, अलग अलग तरह के जैविक ईंधन जो पेड़ पौधों के और अन्य चीज़ों से इसको बनाया जाता है एथेनॉल को। तो एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा करके हम पेट्रोल में और डीजल में एथेनॉल मिक्स करके जब ईंधन बेचते हैं तो बहुत सारा, एक तो हमारा धन बचता है, साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने पहले 2030 तक लक्ष्य रखा था कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, यानी मिक्स करेंगे पेट्रोल में। लेकिन जब हमने देखा कि हम 10% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य हमने समय से पूर्व 5-6 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया है, तो हमको उत्साह हुआ है और उस अवधि को घटा करके 2025-26 तक कर दिया। यानी 5 साल पहले हम 2030 वाला लक्ष्य जो है 20% एथेनॉल मिक्स करने का जो लक्ष्य है वो जल्दी प्राप्त करने की बात हुई है।
तो 2013 में जहां एथेनॉल का उत्पादन केवल 38 करोड़ लीटर होता था, वो 5 साल बाद यानी 2018 में 1.9 अरब लीटर तक पहुंच गया है। तो प्रति वर्ष लगभग 4 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन हम करने लगे हैं। अभी तक हम 50,000 करोड़ रुपए की बचत कर चुके हैं एथेनॉल के कारण से। पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें, आयात में। और साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है यानी अनुमान है कि जब हम 20% एथेनॉल को मिक्स करने लग जाएंगे तो उस समय हमारा लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है वो सालाना बचत होगी जब हम 20% के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का हमें बचत होगी। साथ ही साथ एथेनॉल के जो प्लांट हैं वो स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार सृजन होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कीमत कम होती है, यानी हमको जो महंगा पेट्रोल मिल रहा है वो सस्ता मिल जाएगा। और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। तो इन पॉइंट्स पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो एथेनॉल है वो सामान्य ईंधन से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। कुल मिला के पर्यावरण फ्रेंडली यानी मित्र ये इस ईंधन को हम कह सकते हैं, इसकी अपेक्षा अन्य पेट्रोल जो जीवाश्म ईंधन है उसके अपेक्षा। ठीक है ना। तो जैव ईंधन को जल्दी से जल्दी पाएँ। अब हम देखते हैं कि इसका जो नीचे चित्र दिया है, जो बायोमास हैंडलिंग है उससे बायोमास प्री ट्रीटमेंट होता है। फिर प्री ट्रीटमेंट के बाद एंजाइम प्रोडक्शन के लिए अलग से सिस्टम लगा होता है, उसको सेल्यूलोज हाइड्रोलाइसिस में बदलते हैं। फिर उसको ग्लूकोज फर्मेंटेशन होता है, और नीचे जो है पेंटोज फर्मेंटेशन होता है। उनको दोनों को मिक्स करते हैं तो एथेनॉल रिकवरी होती है, जिसका शुद्ध एथेनॉल है वो टैंक में भर दिया जाता है। जो लिग्निन यूटिलाइजेशन है, जो अन्य जो है जिसको हम वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, अन्य कामों में यूज़ करने लायक वो है, उसको अलग कर लेते हैं। तो ये बड़ी साधारण प्रक्रिया है। और ये जो प्योर एथेनॉल जो आपको मिल गया है उसको सीधा पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा गिग वर्कर्स को मिलेगी इलाज व पेंशन। गिग वर्कर्स किसे कहते हैं? गिग वर्कर्स यानी ऐसे वर्कर्स, ऐसे मजदूर या ऐसे काम करने वाले जिनको अस्थायी रूप से काम मिला हुआ है, यानी उन पर परमानेंट नौकरी नहीं है, और उनके लिए अभी तक कोई कानून भी नहीं बना है। तो इसमें दो प्रकार के गिग वर्कर्स की बात हुई है, यानी ऐसे गिग वर्कर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी जो रिटेल स्टोर में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, और अन्य जो गैर परंपरागत सेक्टर में अस्थायी रूप से काम करने वाले श्रमिक हैं, वो ऑफलाइन गिग वर्कर्स कहलाते हैं। वहीं जो ओला, उबेर, जोमेटो ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको ऑनलाइन गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो इनके लिए सरकार नियम बना रही है, इनके लिए श्रम मंत्रालय जो है इसके लिए प्रयास कर रहा है। इनका जो संगठित क्षेत्र है, जिसको हम इसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है, सरल भाषा में आप समझ लीजिए। जो इन लोगों के लिए अभी तक कोई नियम नहीं है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि इनके इलाज, इनका वेतन, इनको अवकाश मिलना चाहिए, काम करने के जो घंटे हैं वो निश्चित होने चाहिए, और अन्य सुविधाएं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलती हैं, यानी संगठित क्षेत्र को मिलती हैं, इनको भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नियम बनाने का प्रयास कर रही है। 2020-21 में जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो 29-30 में ये बढ़ करके 2,35 लाख हो जाएंगे। तो बड़ा एक वर्ग जो है गिग वर्कर्स के रूप में काम करेगा। ठीक है। श्रम मंत्रालय का जो विजन 2047 है उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए काम के घंटे और उनकी कार्यस्थिति
तय की जाएगी। ठीक है, तो व्यावसायिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधा भी बहाल करने की बात हुई है। विवाद सुलझाने, जैसे मान लो वर्कर्स और जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर्स है, उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो विवाद सुलझाने के लिए कोई तंत्र तैयार करने की भी बात हुई है। और उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी देने की बात इस पर यहाँ पर हुई है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड भी क्रिएट किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा फंड का सृजन भी होगा। इस फंड में केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे या दोनों अपना योगदान देंगे। कॉरपोरेट कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व के तहत फंड में योगदान देंगी, और यानी सामाजिक उत्तरदायित्व समझते CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गिग वर्कर्स की भलाई के लिए केंद्रीय श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी में जो कई ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है, और इस कमेटी की अभी तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। तो ये मोटा मोटा इस खबर का निष्कर्ष था, ये विश्लेषण था। तो हमको गिग वर्कर्स के बारे में सवाल भी आ चुका है पहले, और आगे भी आ सकता है। भ्रष्टाचार के आरोपित 600 अफसरों पर केस की मंजूरी के इंतजार में CVC। अब बहुत सारे जो नेता हैं, अफसर हैं, जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उसके लिए जो है CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग जो है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वो मंजूरी के लिए इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही मंजूरी मिलती है तो उन पर भ्रष्टाचार के केस चलना शुरू हो जाएंगे, CVC उन पर काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, 325 अधिकारियों से जुड़े सबसे अधिक 65 भ्रष्टाचार के मामले वित्तीय सेवा विभाग के पास लंबित हैं। तो अलग अलग जो है मंत्रालय, अलग अलग विभागों में जो है इस प्रकार के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो अभियोजन की मंजूरी देने का अनुरोध मिलने पर सभी संबंधित मंत्रालय, विभागों और संगठनों को तेजी से निर्णय लेने की जरूरत है, ऐसा कहा गया है। अब इसके लिए जैसे ही मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ये काम करना शुरू कर देंगे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, इनको संक्षिप्त में जान लेते हैं। ये CVC जो है संथानम कमेटी जो थी, संथानम आयोग 1962-64 में बना था, उस संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उनके ही सलाह पर, उनके परामर्श के आधार पर बनी थी। कब इसका गठन जो है एक शुरुआत में एक कैबिनेट डिसीजन से हुआ, बाद में इसको स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक तरह, अभी ये वर्तमान में एक वैधानिक संस्था है। इसको एक लॉ के द्वारा बनाया गया है, 2003 में इसको लॉ के द्वारा यानी इसको वैधानिक स्टैट्यूटरी दर्जा, स्टेटस दे दिया गया है। इसके जो सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, यानी ये कुल मिला के 3 सदस्यीय होता है। और इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी इसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं, और 2 सतर्कता आयुक्त यानी 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जिनको इसके सदस्य कहते हैं। 3 सदस्य है कुल मिलाकर के। और इसको नॉमिनेट करने के लिए यानी कौन लोग इसको नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट तो करता है राष्ट्रपति, अपॉइंटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये नाम कौन भेजता है, तो नाम भेजने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी होती है। 3 सदस्यीय कमेटी यानी प्राइम मिनिस्टर इसके कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। वहीं होम मिनिस्टर जो है यानी गृह मंत्री, और उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है वो इस कमेटी का सदस्य होता है, जो CVC के लिए नामों को नॉमिनेट करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो CVC है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, यानी स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। और स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होने के कारण से जो बड़े बड़े केस हैं उनको देखती है। इनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता है CVC का, और 65 साल की आयु जो भी पहले हो जाती है उसको उसके आधार पर इनको रिटायर्ड किया जाता है। तो ये अभी वर्तमान में जो सुरेश एन पटेल वो हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है, जिनको 25 जून 2021 से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकपाल उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करेंगे जो पूर्व निर्धारित प्रारूप में होगी।
तो सरकार ने मार्च 2020 में लोकपाल की शिकायतों के नियम में संशोधन करके शिकायत करने का एक प्रारूप तैयार किया था, और प्रारूप तैयार करके जो है दे दिया था। अब जो भी शिकायत करना है लोकपाल के माध्यम से, कि जिन लोगों को सरकारी अधिकारी किसी के खिलाफ शिकायत करनी है, तो उसको उसी प्रारूप में जो है अपना आवेदन देना होगा। उससे लाभ ये होता है कि लोग लिख करके कैसे भी करके तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहना क्या चाह रहा है, मतलब चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं। तो प्रारूप मिलने से क्या है कि अब चीज़ें स्पष्ट होंगी, कौन सी चीज़ कहाँ भरनी है, कैसे लिखनी है, वो पूरा उस प्रारूप में दिया हुआ है। तो ये सुविधा के लिए ही है, इसको ऐसा ना समझा जाए कि ये जो प्रारूप दे दिया गया है तो इससे कठिनाई बढ़ेगी, नहीं, इससे सुविधा ही बढ़ने वाली है। तो जो आपका लोकपाल है उसका जो मोटो है, यानी जो स्लोगन है, वो है माँ गृधा कस्य कस्य स्वीधनम। इसका मतलब हुआ है कि माँ घृदः कस्य स्वीधनम, इसका मतलब कि दूसरों का धन हमारे लिए नहीं है, यानी दूसरों के धन पर नज़र मत रखो। तो ये 19 मार्च 2019 को बना, 3 साल पहले ही बना। और इसको बनाया किसके तहत गया था? ये लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम एक्ट जो है 2013 में बना था, उसके अकॉर्डिंग इसको 2019 में गठित किया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है प्रदीप कुमार मोहंती एक्टिंग चेयरपर्सन हैं, और जो लोकपाल जो है इसको लेकर के बहुत सारा देश भर में आंदोलन हुआ था, और वही लोकपाल ये काम करता है, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सुनवाई करता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी उत्तर प्रदेश की सोनाली बनर्जी। आज ही के दिन, आज का इतिहास जानते हैं। आज ही के दिन यानी 27 अगस्त 1999 में इलाहाबाद यानी आप प्रयागराज की जो सोनाली हैं, वो पहली महिला मरीन इंजीनियर बनकर मालवाहक जहाज के मशीन रूम का चार्ज संभाला था। 1995 में कोलकाता के मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने दाखिला लिया था, और उन्होंने जो इसको कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड ये सेक्टर है, तो उसको तोड़ा था, इस धारणा को तोड़ा था, और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। वहीं आज ही के दिन जन्म हुआ है भारत की सी भवानी देवी का, यानी 27 अगस्त 1993 को चेन्नई में। वो 10 साल की उम्र से ही तलवारबाजी में रुचि लेना शुरू कर दिया था, और 2012 में जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अपना पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक भी जीत लिया था। आप सोचिए, 1993 में जन्म हुआ है और 2012 में जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अपना पहला पदक भी जीत लिया, और 2017 में महिला विश्व कप सैटेलाइट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी, और 2022 में जो लंदन कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के सावरे व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, यानी 2022 में अभी। तो ये इनका भविष्य उज्जवल है। 27 अगस्त 1993 का इनका जन्म हुआ है। तो हमारे करंट के लिए भी ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, भवानी देवी। आज ही के दिन 27 अगस्त 1989 को अमेरिका के कैप कैनवरल से दुनिया का पहला संचार उपग्रह मार्को पोलो 1 लॉन्च किया गया था। यानी ये प्रश्न आता है कि पहला संचार उपग्रह दुनिया का कौन सा था? तो मार्को पोलो 1। ठीक है, तो मार्को पोलो 1 यूके में टेलीविज़न प्रसारण सेवा के लिए लॉन्च किया गया था, और इसे अमेरिकी व्यवसाय के उपग्रह रॉकेट डेल्टा बूस्टर से अंतरिक्ष में भेजा गया था। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसका लाभ हो सके। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संदेश भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।